तो आज के इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, एरिया एंड पेरीमीटर जिसमें निकाला जाता है, परिमाप और क्षेत्रफल का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और जानेंगे कि हमारे व्यवहारिक जीवन में इस चैप्टर का क्या महत्व है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। सवाल बहुत सीधा सा है कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है। ये 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। ये कपड़ा है। इस कपड़े की कीमत सभी लोग अपना आंसर प्राइवेटली कर लें और फिर हमें बताएं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कपड़े की कीमत 100 रुपया है। तो आधा मीटर लंबा आधा मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए तो कितना रुपया दुकानदार को देना होगा। केवल 3 लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। केवल 3 लोगों ने। और सही उत्तर क्या है? 25 रुपीज। आप में से ज्यादातर लोगों ने 50 रुपया आंसर दिया है। एक स्टूडेंट ने 100 रुपया आंसर दिया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अधिकांश लोगों ने 50 रुपया आंसर दिया है। उनसे ये गलती क्यों हो रही है? तुषार श्रीवास्तव जैसे लोग भी इसका आंसर 50 रुपया दे रहे हैं। दुर्गा प्रसाद पांडे 50 रुपया दे रहे हैं। तुषार श्रीवास्तव 100 रुपया आंसर दे दिए। अंजनी यादव 100 रुपया दे दिए। प्रियंका ने 50 रुपया दिया है। एक बार तुषार श्रीवास्तव 50 रुपया दिए थे, फिर 100 रुपया दिए हैं। प्रमोद यादव 50 रुपया, राजन 25 रुपया, पूजा मिश्रा 50 रुपया, जया राय 50 रुपया, विष्णु 25 रुपया और चांदनी गुप्ता 25 रुपया। तो केवल 3 लोगों ने ही आंसर इसके सही दिए। इसका अर्थ ये है कि आप लोग क्षेत्रफल के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। तो जब ये जानकारी आपको सही नहीं है तो निश्चित रूप से आप क्षेत्रफल और पेरीमीटर के जो क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। यहां पर इस बात को समझिए। ये जो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है, ये एक तरह का वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा कितना है? 1 मीटर है। 1 गुणे 1 यानी 1 हुआ। यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम 100 रुपया है। अब आपको आधा मीटर ही लेना है। तो ये पूरा कपड़ा चौड़ाई 1 मीटर है, ये तो आधा आपने इसे कर दिया। तो अब ये चौड़ाई आधा मीटर हो गई। लेकिन इसकी लंबाई अभी 1 मीटर है, तो इसको भी आधा करना है। तो आपने इसे भी आधा कर दिया। तो ये जो क्षेत्रफल हुआ जिसको मैंने सेट कर दिया, ये आधा मीटर लंबा है और आधा मीटर चौड़ा है। तो आप खुद देखिए, ये छोटा सा वो वर्ग है जिसको मैंने सेट किया है, कि पूरे बड़े वर्ग का चौथाई हिस्सा है। यानी अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाए जो शेडेड है, तो ये 1/2 इसकी भुजा है। इसका वर्ग करेंगे तो ये 1/4 होगा। तो 1 स्क्वायर मीटर का दाम 100 रुपया है। तो 1/4 स्क्वायर मीटर का दाम कितना होगा?
तो 100/4 यानी 25 रुपये। वास्तव में जो हम कपड़ा खरीदते हैं दुकान से, वो हम क्षेत्रफल खरीद करके घर में लाते हैं। आप जब दुकानदार के यहाँ जाएंगे तो दुकान में कपड़े रोल करके रखे हुए हैं, एक इस तरह का रोलर है और इसमें कपड़े लपेटे हुए हैं। कपड़े की ये जो चौड़ाई है, ये जो ब्रीथ है, ये फिक्स होती है। कपड़े की चौड़ाई फिक्स होती है, वो ज्यादातर 1 मीटर होती है। तो कपड़े की चौड़ाई फिक्स हो गई और आप कपड़ा लंबाई में लेते हैं। आप दुकानदार के यहाँ जा कहते हैं हमको भाई शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। आपने उसे कहा शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार जानता है कि जो कपड़े की चौड़ाई है वो तो फिक्स है 1 मीटर। अब इस कपड़े को 3 मीटर आपको और देना है, तो उसने जो है 3 मीटर कपड़ा आपको काट दिया। ये कपड़ा आपका आयत बन गया, इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, ये फिक्स है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे, जब चौड़ाई को हमने 1 मीटर फिक्स कर दिया, तो जब एरिया निकालेंगे तो 3 गुणे 1 3 ही आता है, लेकिन ये 3 मीटर स्क्वायर आता है, ये 3 मीटर नहीं आता। और दुकानदार जो है हरदम जितने कपड़े बेचने वाले हैं, पता नहीं उनको गणित आती कि नहीं, वो केवल मीटर इसको कहते हैं कि ये कपड़ा 3 मीटर का, लेकिन ये वास्तव में कपड़ा 3 मीटर स्क्वायर का है। भाई आपने 3 मीटर का गुणा 1 मीटर के साथ किया तो 3 गुणे 1 मीटर 3 हो गया, और मीटर का मीटर में गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर हुआ। तो जब भी कोई राशि आपको स्क्वायर में दी है, उसकी यूनिट स्क्वायर में लिखी हुई है, इसका मतलब वो क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर भी आप क्षेत्रफल दुकान से खरीद कर लाते हैं कपड़े का, लेकिन आपके दिमाग में ये पहले से बना हुआ है कि हम तो 3 मीटर कपड़ा लाए। 1 मीटर कपड़े का दाम अगर 100 रुपया है तो आधा मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया होगा। ये बात आपके दिमाग में घुस गई। मैंने ये कहा कि 1 मीटर ये चौड़ा कपड़ा है, हम इससे 1 मीटर ही कपड़ा लेते तो ये कपड़ा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा होता, 1 मीटर लंबा और ये 1 मीटर चौड़ा होता। तब इस कपड़े का क्षेत्रफल 1 गुणे 1 1 मीटर स्क्वायर होता, और इसका दाम अगर 100 रुपया है और आपको आधा मीटर ही लंबा और आधा मीटर चौड़ा कपड़ा लेना है, यानी इसका 1/4 कपड़ा लेना है। जब इसका 1/4 कपड़ा लेना है तो जो इसका मूल्य है उसका भी 1/4 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपने घर की दीवार पर पेंटिंग करानी है, उसको व्हाइट वॉश कराना है, तो आप जो मजदूरी तय करता है, जो पेंटर आता है, वो कहता है कि भाई मैं 6 रुपया स्क्वायर फीट लूंगा या 6 रुपया स्क्वायर मीटर लूंगा, तो वो स्क्वायर मीटर नहीं बोलता है, वो 6 रुपया मीटर बोलता है कि 6 रुपया मीटर लूंगा। लेकिन वास्तव में अगर 6 रुपया मीटर लिख कहता है तो 6 रुपया मीटर स्क्वायर हुआ, वो मीटर स्क्वायर नहीं बोलता। या कोई कोई मजदूर या पेंटर जो है स्क्वायर फीट में बात करता है कि हम 5 रुपया स्क्वायर फीट के दर से जो है पेंटिंग करते हैं, यानी 1 फीट चौड़ा 1 फीट लंबा अगर वो पेंटिंग करता है तो उसका वो 5 रुपया लेगा। तो आपको अगर अपनी दीवार या कमरे की पेंटिंग करानी है तो उसे मजदूरी कैसे देंगे? क्या वो जो बता देगा वही दे देंगे या अपने से आप कुछ कैलकुलेट करेंगे? उत्तर समझते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाने होता सर है, ये बोलो। सर ये कपड़े वाले केस में तो हमेशा जो कपड़ा खरीदने जाएगा उसको ही घाटा होगा। जैसे कि सर वो आधा मीटर कपड़ा मांगेगा तो उसे वो 1/4 हिस्सा काट के दे देगा। हाँ, जितना तुमको जरूरत होगी वही उतना ही कपड़ा लोगे ना। जी अरे भाई आपको 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए तो आप 25 सेंटीमीटर लेंगे, 25 सेंटीमीटर लंबा 25 सेंटीमीटर चौड़ा। तो अगर आप नहीं जानते हैं जी तो सर। दुकानदार आपको चूतिया बना देगा, आपसे 50 रुपया ले लेगा 25 जी सर सेंटीमीटर वही स्क्वायर कह रहे कपड़े हैं। का। ठीक है। जी सर।
तो ये चीज तो रहा, हम लोग कपड़े की बात कर लिए कि हम लोग स्क्वायर खरीद कर लाते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है परिमाप। यानी अगर आपने कोई आकृति ऐसे ऐसे खींच दिया और यहाँ पर ये सीधा हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा खींचने में दिक्कत होगी। मान लीजिए ये आकृति आपने खींच दिया तो ये देखने में चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज है। आपने कोई ट्रायंगल बना दिया, ये त्रिभुज है। आपने कोई और भुज बना दिया, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये पंचभुज हो गया। परिमाप का मतलब कि जो इनका ये क्षेत्र घिरा हुआ है रेखाओं से, ये तो इन रेखाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसको क्षेत्रफल कहते हैं। और जो रेखाएं इसको सीमा में बंध की हैं, बांध दी हैं, इन रेखाओं की टोटल लंबाई को परिमाप कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये धागा होता, एक आपके पास धागा दे दिया गया और उससे कहा गया कि आप इस धागे से एक क्षेत्रफल बनाइए, तो आपने धागा लिया और आपने एक वर्ग बना दिया और धागे का यहाँ दोनों सिरा आपने मिला दिया, तो ये वर्ग हो गया। आपने उसी धागे से एक त्रिभुज भी बना दिया, एक त्रिभुज भी बना दिया इसी धागे से, और उसके दोनों सिरे यहाँ पर आपने मिला दिए। इसी धागे से आप पंचभुज बना दिए, इसी धागे से आप वृत्त बना दिए। तो धागा अगर सेम है और उससे अलग अलग आकृति बन रही है तो धागा की जो लंबाई है वही परिमाप है, और उसी धागे की एक फिक्स लंबाई से अलग अलग आकृति बना रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र को घेर रही है, अलग अलग क्षेत्र को घेर रही है। तो अगर इस धागे से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की आकृति बनाना है, इसी धागे से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की आकृति बनाना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हम घेर सकें, तो वो कौन सी आकृति होगी आप इसे सोचिएगा या सोच करके बताइए कि अगर एक फिक्स धागा है जिससे आप अलग अलग आकृति या शेप बना सकते हैं, तो उन अलग अलग शेप में जो सबसे मैक्सिमम क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया कवर होगा या होगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल किस आकृति का होगा? वो किसी वर्ग का होगा, किसी आयत का होगा, या किसी त्रिभुज का होगा, या किसी पंचभुज का होगा, या किसी वृत्त का होगा? आप सोच करके बताइए। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी आकृति को जिन रेखाओं से बनी हुई है उन रेखाओं का टोटल योग। तो मैंने एक धागे से आपको बताया कि एक आपने रस्सी ले लिया, एक धागा ले लिया, उसकी लंबाई फिक्स है और उस फिक्स लंबाई से आपने अलग अलग आकृति बना लिया। या आप कोई भी आकृति बनाइए, उसकी सारी भुजाएं जो उसको घेरती हैं उनको आप जोड़ दीजिए, वही परिमाप है। तो परिमाप के लिए चाहे वो त्रिभुज का परिमाप हो, चतुर्भुज का हो, वृत्त का हो, हम लोग अलग अलग बात नहीं करेंगे, ना अलग अलग सूत्र है। सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी आकृति जिन रेखाओं से घिरी हुई है या आबद्ध है, उन रेखाओं के योग यानी टोटल लंबाई को ही परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया, तो एरिया ज्योमेट्री में किस तरह से देखी जाएगी? तो ज्योमेट्री में दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की गणित हैं। इसको 2D और एक को 3D कहते हैं। तो हम लोगों को दोनों गणित पढ़ना है, ज्योमेट्री के ये दोनों पोर्शन 2D और 3D पढ़ना है। तो पहले हम लोग 2D की बात करेंगे। तो 2 और D का मतलब समझ लीजिए।
टू माने 2 और डी मीन्स होता है माप, या इसको वीमा कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे डायमेंशन कहते हैं। 2 डायमेंशन, 2 माने 2 डायमेंशन, डायमेंशन माने उसकी माप या नाप कह सकते हैं। तो अगर जिस आकृति में 2 ही बीमाएं हों, 2 ही उसके डायमेंशन हो, तो वो 2D आकृति होगी। वो 2 बीमाएं क्या हो सकती हैं? तो एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। तो ऐसी आकृति जिसमें कुछ लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी जिसमें 2 ही तरह की बीमा सम्मिलित हो, उनको 2D आकृति कहेंगे, या 2 विमीय कहेंगे, या 2 डायमेंशनल कहेंगे। लंबाई को लेंथ अंग्रेजी में, और चौड़ाई को ब्रेथ। और कहीं कहीं की विड्थ भी होती है अंग्रेजी में। और जिसमें 3 बीमाएं हों, 3 डायमेंशनल का मतलब 3 बीमा, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन माने 3 तरह की बीमाएं, यानी जिसमें लंबाई भी हो, जिसमें चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ऊंचाई की जगह पर गहराई भी हो सकती है और मोटाई भी हो सकती है। यानी ऊंचाई को हाइट, डेप्थ माने गहराई, और मोटाई मीन्स थिकनेस। तो जिन आकृतियों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब ज्यादातर आकृतियां 3 डायमेंशनल है, जिनको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। 2D जो आकृतियां हैं उनको आप कल्पना में देख सकते हैं, या जो इसकी डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के अनुसार आप उसे पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम लोग सब कुछ करते हैं। सड़क जो है 2D का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सड़क पर आप चलते हैं, कितना क्षेत्रफल सड़क घेरा हुआ है, घेरी हुई है, ये आप पता कर सकते हैं। दीवार जिस पर पेंटिंग की जानी है उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कपड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं, कपड़े को आप छू सकते हैं, लेकिन कपड़े जिसको भी आप छुएंगे उसकी कुछ ना कुछ मोटाई हो जाएगी। जब जैसे ही मोटाई होगी वो 3 डायमेंशनल हो गया। और जिन आकृतियों में मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई और केवल चौड़ाई है, मोटाई है ही नहीं, उन्हीं आकृतियों को 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं या आकृति कहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप जो है केवल कल्पना में ही बात करें। तो हम लोग 2 डायमेंशनल आकृति जो है, इसके अंतर्गत जिनके क्षेत्रफल की बात करेंगे 2D में, वो कौन कौन सी आकृति होगी? उसमें त्रिभुज है, ट्रायंगल, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद बहुभुज है, बहुभुज को पॉलीगन कहते हैं। और फिर है वृत्त यानी सर्किल। तो इतने तरह की आकृतियां हम लोग अकेले अकेले भी निकालेंगे इनका क्षेत्रफल, और इनके कॉम्बिनेशन से जो आकृति बनेगी उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए कि ये एक आयत है और इसके दोनों सिरे पर अर्धवृत्त है, तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसमें अर्धवृत्त और आयत जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि ये एक
वर्ग है और इसके ऊपर एक त्रिभुज है, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल जब दो आकृतियां या दो से अधिक आकृतियां आपस में मिल करके जो आकृति एक नई पैदा करेगी उसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से त्रिभुज का, चतुर्भुज का और बहुभुज का, वृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग इस पूरे क्लास में पढ़ेंगे। जब तक ये पूरा खत्म होगा तब हम 3 डायमेंशनल पर आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की। त्रिभुज का क्षेत्र, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते? तो आप जानते हैं कि कुल 6 तरीके के त्रिभुज हैं, 6 तरीके के कुल त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आधारभूत फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अंग्रेजी में 1/2 बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का मेन फार्मूला है। यानी आपको एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए, तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपके पास एक त्रिभुज है, एबीसी, एबीसी मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज, इसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 चीजें, अगर आपको तीनों भुजाओं की लेंथ मालूम हो तब आप निकाल सकते हैं, या आधार और ऊंचाई मालूम हो तब आप निकाल सकते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीके से आप निकाल सकते हैं या कई तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम बीसी को आधार मानते हैं, बीसी को आधार मानते हैं और इसकी ऊंचाई, जब बीसी को आधार माने तो इसकी ऊंचाई यहां पर h1 है। ऊंचाई क्या होती है? ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब, जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ऊंचाई होने के लिए जरूरी है कि वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर आपने त्रिभुज को एबीसी में बेस आपने बीसी को ले लिया है और इसके सापेक्ष ऊंचाई h1 है, तो यहां पर इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बीसी, यानी बीसी की लंबाई गुणे h1। अगर आपने क्षेत्रफल निकालने के लिए AC को आपने बेस मान लिया तो AC पर लंब डालेंगे और ये लंब ये होगा, ये D था और ये E है, तो B लंब होगा और इसकी ऊंचाई को हम h2 मान लें, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2। अब आपने आधार AC ले लिया तो AC, और इस आधार के सापेक्ष जो ऊंचाई है वो h2 है, तो आपने h2 लिख लिया। अगर आपने आधार AB को लिया तो C से AB पर लंब डालेंगे और ये आपका लंब हुआ F, और ये ऊंचाई मान लीजिए कि ये h3 हो गई। तब आपका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आपने आधार AB को लिया है तो AB गुणे h। तो आप सारे
तरीके अपना सकते हैं, किसी को भी आधार ले सकते हैं, बस आपको जरूरत है कि उस आधार के सापेक्ष त्रिभुज की हाइट क्या है, ये आपको जानना होगा। अगर आपको ये पता चल गया तो आप कोई भी बेस लेकर के, त्रिभुज की किसी भी भुजा को बेस लेकर के उसके सापेक्ष अगर आपको हाइट मालूम है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इस तरह से निकाले गए ये जो, अगर आपने बीसी को आधार लिया था, H1 हाइट थी, तो जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल AC को आधार और H2 हाइट लेने पर आएगा, वही क्षेत्रफल AB को आधार और H3 हाइट लेने पर आएगा। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो ये क्षेत्रफल है वो तीनों स्थितियों में सेम होगा, ये नहीं बदलेगा। ये नहीं कि आपने आधार AB को ले लिया और हाइट आपने H3 ले लिया तो दूसरा क्षेत्रफल आएगा, दूसरा एरिया आएगा। आपने आधार BC ले लिया और हाइट H1 ले लिया तो उसका दूसरा एरिया। नहीं, एरिया दोनों के या तीनों के तीनों तरीके से एरिया सेम आएगा। किसी भी त्रिभुज की जो एरिया होगी वो सेम आएगी, चाहे जिस मेथड से आप निकालें, चाहे जिसको आधार मानकर निकालें। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लें। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको ये कोई भी त्रिभुज दिया है ABC, ए की सामने की जो भुजा होती है उसको स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी कहते हैं। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम, तो तीनों भुजाओं की जब लंबाई मालूम है तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं को आप जोड़ देते हैं, ये आपका पेरीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई को आपने जोड़ दिया, ये पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता? सेमी पेरीमीटर और इसको अर्ध परिमाप कहते हैं हिंदी में, और इसको स्मॉल एस से दिखाया जाता है। तो स्मॉल एस बराबर होता है A + B + C / 2। ये जो परिमाप है उसका आधा सेमी परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो हीरोज फार्मूला है। तो जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो आप इस मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा? समकोण त्रिभुज में AB को लंब कहते हैं और BC को आधार कहते हैं। AC हमारा कर्ण है और ये 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इसमें आधार मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 1/2 आधार गुणे लंब। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान रहेगा।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर ये भुजा की लंबाई a है तो ये भी a होगी, ये भी होगी, और सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जरूरी है कि इस त्रिभुज की हाइट मालूम हो। तो हाइट के लिए क्या करते हैं, ये लंब डाल दिए, ए से बीसी पर कोई भी रेखा या माध्यिका खींचेंगे जो लंब होगी तो वो इस त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। ये त्रिभुज की आपकी हाइट आ गई। तो त्रिभुज की हाइट कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहां पर एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ADB। त्रिभुज ADB में आपको AD की लंबाई चाहिए। AD कैसे निकालेंगे, तो AD बराबर होगा AD स्क्वायर बराबर, ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसमें AB कर्ण है और BD जो है उसका आधार है। तो कर्ण की लंबाई A है तो A स्क्वायर, और BD की लंबाई देखिए ये पूरा BC A है तो BD जो है उसका आधा है तो A/2 हो गया, तो A/2 का होल स्क्वायर। यहां से ये होगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 4, और आप यहां पर लिख सकते हैं 3A स्क्वायर अपान 4। तो AD को आप H कह रहे हैं तो H बराबर हो गया A अपान 2 √3, A/2 √3 इसकी हाइट हो गई। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 आधार गुणे लंब। आधार क्या है भाई, 1/2 आधार BC है और BC की लंबाई A है, और लंब H है और H की लंबाई दिया है A/2 √3। देखिए ये नीचे 2 मिल करके गुणा हो जाएगा और A स्क्वायर, तो A स्क्वायर अपान 4 √3। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया √3/4। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं √3/4 A स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका है। दूसरी चीज, आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप सूत्र याद रखिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। और इसको अगर आप ध्यान में रखे हैं तो कोई भी त्रिभुज दिया है उसमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीज आपको पानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कुछ और भी सहायता चाहिए, जिनकी मदद से हम इस काम को या त्रिभुज की अन्य भुजाएं पा सकते हैं। तो उसके लिए एक साइन रूल होता है। साइन रूल क्या है, साइन रूल जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है ABC, तो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज की सामने की भुजा
जैसे ए की सामने एक भुजा स्मॉल ए, बी की सामने एक भुजा स्मॉल बी और सी की सामने एक भुजा स्मॉल सी, ये हम लोग मानते हैं। और ये हमारा कोण हो गया। तो साइन रूल ये कहता है कि स्मॉल ए अपान साइन ए बराबर स्मॉल बी अपान साइन बी बराबर स्मॉल सी अपान साइन सी। अगर आपको ये कोण ए मालूम है, उसके सामने की भुजा की लंबाई मालूम है और बी मालूम है और उसके सामने का कोण मालूम है, या दोनों में से कोई एक मालूम है, तो आप तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इससे फायदा होगा। और ये फायदा क्यों होगा? क्योंकि ये हम लोगों को आएगा कि कोई त्रिभुज दिया हो और उसमें दो कोण और दो भुजाएं दी हो, तीसरा नहीं दिया है, तो हम कैसे तीसरे को पाएंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो साइन रूल हमको त्रिभुज की अन्य भुजाओं को पाने में सहायता करेगा। इसके बाद कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल क्या करेगा? ये भी साइन रूल की तरह ही है कि ये भी किसी त्रिभुज में ही काम करेगा। ये आपका कोई त्रिभुज है एबीसी, एबीसी आपका त्रिभुज है और इनके सामने की भुजा, ए के सामने एक भुजा स्मॉल ए, बी के सामने एक भुजा स्मॉल बी और ये सी, और ये आपका कोण होगा। तो कोसाइन रूल कैसे काम करता है? तो ये देखिए, कोसाइन रूल जिसे आपको कास लेना है, कास ए, कास ए बराबर, जब ये ए लेंगे, ये कोण लेंगे, तो ये कोण जिन दो भुजाओं से बना है यानी बी और सी से, और इसके सामने जो भुजा है वो ए है, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो सामने की भुजा है वो माइनस हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इसी तरह से आप कास बी लिखेंगे। कास बी, कास बी के लिए क्या करेंगे? देखिए, बी आप लिख रहे हैं तो इसके साथ ये दो भुजाएं हैं सी और ए, और उसके सामने बी है, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। और इसी तरह से अगर आपको लिखना है कास सी, तो आप लिखेंगे कास सी बराबर, इसके साथ ये दो भुजाएं हैं यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। तो ये हुआ कोसाइन रूल, जो हमको त्रिभुज के अन्य भुजाओं को पाने में सहायता करेगा या कोई कोण पाने में हमारी सहायता करेगा। तो हम लोग इस तरह से साइन और कोसाइन रूल का यूज करेंगे। तो फिर मिलते हैं, कल तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। आपने सक्रिय रूप से क्लास में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।